एक चीज होती है इको, प्रतिध्वनि। क्या हुआ? इको, प्रतिध्वनि। सुनाई पड़ती है ना सबको? एक बात बताओ, इस रूम में इको है कि नहीं? कितने लोग कह रहे हैं है? हाथ उठा के फिर नीचे कर लिया। ठीक, 3-4 लोग कह रहे हैं। ठीक है, इधर भी 1-2 लोग और, बाकी लोग कह रहे हैं नहीं है। ठीक, तो 4 ही लोग आप सही हो, इको है। तो इसीलिए कहा जाता है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस बड़ी चीज होती है। एक बार उठा के हाथ, फिर इधर उधर देख के तुरंत उतने जितने जितने तेजी से हाथ उठा था उतने ही तेजी से नीचे हो गया। तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए कि जो आप पढ़े हो सही हो। ठीक है, हमेशा यही जो होता है लो कॉन्फिडेंस ना एग्जाम में क्वेश्चन गलत करवा देता है कि आप सही किए हो और गलती से भी मौका मिला, आप बाहर निकले पानी पीने और बाथरूम जाने, आपका दोस्त मिल गया, तो जल्दी जल्दी पूछते हो ना कि इस वाले का आंसर क्या है, उस वाले का आंसर क्या है। पता लगा कि 3-4 अपना सही किया हुआ आके गलत करके चले गए। ठीक है, तो हमेशा अपने ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए। तो इको मतलब क्या होता है, लिखिएगा, रिफ्लेक्शन ऑफ एनी साउंड फ्रॉम एनी सरफेस इन सेम मीडियम इज नोन एज इको। ध्वनि का या किसी ध्वनि का किसी सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौटने की घटना या लौटना ही प्रतिध्वनि कहलाता है। रिफ्लेक्शन ऑफ एनी साउंड फ्रॉम एनी सरफेस इन सेम मीडियम। ध्वनि का किसी सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौटना ही प्रतिध्वनि कहलाता है। यानी देखो, यहां मैं ध्वनि प्रोड्यूस कर रहा हूं या आप ध्वनि प्रोड्यूस कर रहे हो, तो ये सतह है ना, इसके बाहर आप जाओगे पीछे आपको सुनाई नहीं पड़ेगा। ठीक है, एक्सेप्शन मैं हूं। जब मैं पढ़ा रहा होता हूं तो नीचे गेट पे भी एंट्री करोगे तो समझ में आ जाएगा कि वो चिल्ला चिल्ला के पढ़ा रहे हैं। तो नॉर्मली क्या है कि इस दीवार के पीछे अगर आवाज नहीं जा रही है, इट मींस आवाज इससे टकरा के क्या हो रही है, आपके पास आ रही है, वापस आ रही है। इसी को कहते हैं प्रतिध्वनि। अब जितने लोग नहीं बोले होंगे उनको समझ में आ गया, तो आवाज आ रही है तो सुनाई क्यों नहीं पड़ रही, जा कहां रही है? तो किसी भी इको को सुनने के लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं। अगर वो टर्म्स एंड कंडीशन फुलफिल करोगे, नियम शर्तें पूरी करोगे, तो ही वो क्या होगा, हमें सुनाई पड़ेगी। तो नीचे लिख लो, कंडीशंस फॉर लिसनिंग इको, प्रतिध्वनि सुनने हेतु शर्तें। प्रतिध्वनि सुनने हेतु शर्तें। ठीक है, पहली शर्त, द टाइम इंटरवल बिटवीन ओरिजिनल साउंड एंड रिफ्लेक्टेड साउंड, the time interval between original sound and reflected sound is at least 1/10 सेकेंड। मूल ध्वनि एवं परावर्तित ध्वनि के बीच समयांतराल, मूल ध्वनि एवं परावर्तित ध्वनि के बीच समयांतराल कम से कम 1/10 सेकेंड होना चाहिए। एटलीस्ट मतलब होता है कम से कम, एटलीस्ट 1/10 सेकेंड। इसका मतलब हुआ कि इको सुनना है यानी अलग से वही आवाज दोबारा सुनना है। जब दोबारा सुनना है इसका मतलब है कि पहली आवाज का इफेक्ट आपके कान से खत्म हो तब दूसरी आवाज आएगी, तो अलग अलग सुनेंगे ना। तो पहली आवाज का इफेक्ट खत्म होने में कितना समय लगता है, 1/10 सेकेंड। यानी कि जो परावर्तित होकर ध्वनि आ रही है वो पहली ध्वनि से कम कितना देर बाद आए, 1/10 सेकेंड बाद, कम से कम। अधिक से अधिक तो कुछ भी आ जाए, 1 मिनट बाद आए और अच्छे से सुनोगे। तो ध्यान रखिए, पहला कंडीशन ये है, ये कंडीशन तो फुलफिल कर लेते हो। दूसरा लिखो,
द डिस्टेंस बिटवीन रिफ्लेक्टिव सरफेस एंड लिसनर। इसमें देखिएगा जो प्रोड्यूसर होता है साउंड वही लिसनर होता है। इको का मतलब होता है जो आप बोल रहे हो वही आपको दोबारा सुनाई पड़े। तो उसमें यानी लिसनर ही जो होता है वो क्या होता है, प्रोड्यूसर भी होता है। तो यह ध्यान रखिएगा बस। देखिएगा द डिस्टेंस बिटवीन रिफ्लेक्टिव सरफेस एंड लिसनर is approx देखिएगा अप्रॉक्स 16.67 मीटर। देखिएगा श्रोता एवं परावर्तक तल के बीच की दूरी, श्रोता एवं परावर्तक तल के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? कम से कम 16.67 मीटर होना चाहिए। ये कंडीशन इस रूम में आप फुलफिल नहीं करते हो। कभी कभी दशमलव में हटा के पूछे, तो दशमलव में हटा के पूछे तो अप्रॉक्स हो गया वो 17 मीटर, क्योंकि राउंड ऑफ करोगे तो 0.5 या इससे अधिक होता है। तो क्या करते हो? तो ध्यान रखिएगा दशमलव में पूछे तो 16 दशमलव, अगर दशमलव हटा के पूछे, डेसिमल हटा के पूछे तो क्या होगा? वो 70। तो ये दोनों टर्म्स कंडीशन जब फुलफिल होती हैं तो इको प्रतिध्वनि आपको सुनाई पड़ता है। ठीक। कभी कभी मूवी में देखते हो मूवी ना, हाँ या नहीं? चलिए अच्छा, देखते तो हैं। तो कभी कभी देखते हो हीरो हीरोइन कहीं गए हैं हिल स्टेशन पे, पहाड़ पे, और एक दूसरे का नाम एक बार लेके चिल्लाए तो उनको कई बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार सुनाई पड़। तो ये सच में हो सकता है कि केवल वो टेक्नोलॉजी का कमाल होता है? सच में होता है। लखनऊ में कहीं होता है? लखनऊ में कहीं होता है? चिड़ियाघर में? सब भूल भुलैया में? और कहीं नहीं होता? इमामबाड़ा? अच्छा पहले ये बताओ उसे कहते क्या? अगर 2 बार सुनाई पड़े तो वो हो गया इको, एक बार ओरिजिनल और एक बार रिफ्लेक्टेड। तो अगर 2 से अधिक बार सुनाई पड़े तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं रिवर्बरेशन। हिंदी वाले कहेंगे सर हिंदी में लिखिए, तो हिंदी में तो और आसान नाम है। लो, है आसान नाम ना? लिख लो एक लाइन, मल्टीपल इको इज नोन एज रिवर्बरेशन। जब प्रतिध्वनि एक से अधिक बार सुनाई पड़े तो उसे कहते हैं, उसे अनुरणन कहते हैं। इंग्लिश में एक लाइन में मल्टीपल इको इज नोन एज रिवर्बरेशन। ये कहां होता है? तो नॉर्मली आपसे पूछा जाए होता है तो कहो यस, और कहां होता है बता दो। कि जाइए आप अपने घर के अगल बगल जो कुआं है उसमें बोल के देखिए, हर कुएं में रिवर्बरेशन होता है। ध्यान रखिएगा। तो आपको हिल स्टेशन या इमामबाड़ा नहीं जाना है, चिड़ियाघर नहीं जाना है, अगल बगल अगर कोई कुआं हो तो आप बोल के देख सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि बोले तो कोई देखे ना, नहीं तो कहेगा देखो आईएएस पीछे तैयारी करते करते पागल हो गया कुएं में जाके चिल्ला रहा है। ठीक। तो मल्टीपल इको इज नोन एज रिवर्बरेशन। ठीक, ध्यान रखिएगा। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जिसका यूज करेंगे टेक्नोलॉजी में, मैं ही करूंगा, मैं ही दोबारा आपके सामने आऊंगा टेक्नोलॉजी में। तो ध्यान रखिएगा, एक चीज का यूज बार बार होगा, या फिर अभी आप करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, करंट अफेयर्स पढ़ते हैं ना, तो देखते हो कि अभी आकाश या प्रलय मिसाइल, एक नई मिसाइल, ठीक है, तो रोज टेस्ट हो रहे हैं, हो रहे हैं ना। तो देखते हो न्यूज़पेपर में रहता है, मैगजीन में खरीदते हो, लिखा रहता है कि हाइपरसोनिक मिसाइल है, सुपरसोनिक मिसाइल है, सबसोनिक मिसाइल है।
पराध्वनिक मिसाइल है, अति पराध्वनिक। तो ये वर्ड्स बताते क्या हैं और कैसे इसको डिफाइन करते हैं कि कौन सा हाइपरसोनिक है, कौन सा सुपरसोनिक है। तो किसी भी मिसाइल के रॉकेट के सामने अगर लिखा है हाइपरसोनिक, सुपरसोनिक, सबसोनिक, सोनिक, तो ये वर्ड्स जो होते हैं ये क्या डिफाइन कर रहे होते हैं, ये उसकी स्पीड बता रहे होते हैं, उसकी चाल बता रहे होते हैं। तो ये चाल यानी हाइपरसोनिक, सबसोनिक, हिंदी में कहते हैं ध्वनिक, पराध्वनिक, अति पराध्वनिक, ठीक। तो ये वर्ड्स क्या बता रहे होते हैं, उसकी चाल बता रहे होते हैं। ध्यान रखिएगा, तो न्यूज़पेपर या करंट अफेयर्स पढ़ते समय कि मिसाइल के सामने अगर ये सब बात लिखा है तो वो सिर्फ और सिर्फ क्या बताता है, उसकी स्पीड बताता है, चाल बताता है। और चाल बताने के लिए किस चीज का यूज करते हैं, और उस चीज का यूज उसको कहते हैं मैक नंबर, हिंदी में कहते हैं मैक संख्या। क्या होती है इसको समझते हैं। तो मैक संख्या होती क्या है, मैक संख्या होती है रेशियो, अनुपात। इट्स अ रेशियो बिटवीन, यह अनुपात है। किसके बीच अनुपात है, स्पीड ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इन एनी मीडियम एंड स्पीड ऑफ साउंड इन सेम मीडियम। किसी माध्यम में किसी पिंड की चाल और उसी माध्यम में ध्वनि की चाल के अनुपात को मैक संख्या कहते हैं। अगर आप लिखना चाहते हैं, ये तो मैंने क्या इक्वेशन के फॉर्म में लिख दिया कि इज इक्वल टू मैक संख्या, ठीक है। आपको अगर सेंटेंस बना के लिखना है तो लिखिएगा कि किसी माध्यम में किसी पिंड की चाल और उसी माध्यम में ध्वनि की चाल के अनुपात को मैक संख्या कहते हैं। मैक संख्या इज द रेशियो बिटवीन स्पीड ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इन एनी मीडियम एंड स्पीड ऑफ साउंड इन सेम मीडियम। किसी माध्यम में किसी वस्तु की चाल तथा उसी माध्यम में ध्वनि की चाल के अनुपात को मैक संख्या कहते हैं। मैक नंबर इज द रेशियो बिटवीन speed of sound speed of any object in any medium and speed of sound in same medium। किसी माध्यम में किसी पिंड की चाल और उसी माध्यम में ध्वनि की चाल के अनुपात को मैक संख्या कहते हैं। अब समझो एग्जाम्पल से, फिर आगे की बात मैं बताता हूं। जैसे सपोज दैट इज एनी ऑब्जेक्ट, मेरे हाथ में जो पेन है, स्टाइलस है, ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। मैं इसे फेंकता हूं, मैं इसे फेंकता हूं और कहता हूं कि मैं इस ऑब्जेक्ट को 166 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से फेंक रहा हूं। अब इसकी चाल को मैक संख्या में बताओ। तो इसीलिए मैंने 3 की चाल, एयर में, वाटर में और स्टेनलेस स्टील में साउंड की चाल लिखवा दिया। तो एयर वाटर में कुछ ट्रेवल कर सकता है ऑब्जेक्ट, सॉलिड में कोई ऑब्जेक्ट ट्रेवल नहीं कर सकता। तो 332 मीटर प्रति सेकेंड होता है वायु में ध्वनि की चाल, 1450 मीटर प्रति सेकेंड होती है जल में ध्वनि की चाल। तो अब याद रखिएगा क्या करना है, मैंने कहा कि इस ऑब्जेक्ट को 166 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मैंने थ्रो कर दिया, इसकी स्पीड को डिफाइन करिए मैक नंबर में। तो आप क्या करोगे, अब इस फॉर्मूला को लगाओगे।
स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड किसी माध्यम में किसी पिंड की चाल, स्पीड ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इन एनी मीडियम क्या है 1/166। स्पीड ऑफ साउंड इन सेम मीडियम, इसमें क्या है 332, 1/2 मैक। हो गया, यानी इस मैक नंबर में इस ऑब्जेक्ट की स्पीड कितनी हो गई, हाफ मैक। हो गया ना। अगर मैं कहूं, सुनो, सुनते रहो, लिखने की जरूरत नहीं है। अगर मैं कहूं कि इसको मैंने क्या किया, थ्रो कर दिया यहां पे, तो यहां पे मतलब कॉमन सेंस आपका इस्तेमाल हमेशा होना चाहिए। एयर में अगर मैं कहूं कि इसको मैं पानी में फेंक रहा हूं, मैं छोड़ो एयर हटा देता हूं यहां से, मैं कहता हूं कि स्टाइलस को मैंने क्या किया, पानी में 1450 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से फेंक दिया जल के अंदर। अब इसकी स्पीड को मैक संख्या में डिफाइन करिए, तो क्या होगा 1450 डिवाइडेड बाई 1450। क्यों आपने किया, क्योंकि स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इन एनी मीडियम कितना था, मैंने पहले ही बताया कि 1450। अब दूसरी बात आपको याद होनी चाहिए, इसीलिए मैंने दोनों में लिखवा दिया कि स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर कितना होता है 1450 मीटर पर सेकेंड होता है। तो दूसरी चीज आपको याद होनी चाहिए, तो याद करना पड़ेगा कि एयर में 332 मीटर पर सेकेंड और पानी में 1450, तो ये क्या हो जाएगा अब यहां पे 1 मैक। फिर मैं कहूं कि यही स्टाइलस है, सुन लो, मैं 3-4 एग्जांपल से कुछ कंक्लूजन ड्रा करूंगा, लिखने के चक्कर में मत पड़िए, अभी लिखवाते हैं कि इसी स्टाइलस को मैं 664 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंक दूं, तो 664 डिवाइडेड बाई 332। जब कह दूं फेंक दूं, और मैं डिफाइन नहीं कर रहा हूं कहां फेंकूं, मतलब एयर में, कोई भी चीज अगर स्पेसिफिक पानी में डिफाइन नहीं की जा रही है, इट मींस वो कहां जा रही है, एयर में जा रही है। तो एयर में अगर ये 664 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही है, यानी ये क्या हो गया 2 मैक। अब इस मैक का मतलब समझिए कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड के बारे में बोला जा रहा है कि स्पीड ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इज 1 मैक, इट मींस द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू स्पीड ऑफ साउंड इन दैट मीडियम। इसका मतलब हुआ कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को, किसी वस्तु के पिंड को कहा जा रहा है कि इसकी चाल 1 मैक है, इसका मतलब हो गया कि उस माध्यम में उस वस्तु की चाल ध्वनि के चाल के बराबर है। तो उसी को कहते हैं सोनिक स्पीड, ध्वनिक चाल, यानी ध्वनि के चाल के बराबर हो गया। ठीक, अगर कहीं लिखा है 2 मैक, रुक जाओ मैं सब लिखवा रहा हूं, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जिस भी माध्यम में ये ऑब्जेक्ट चल रहा है, ट्रेवल कर रहा है, गमन कर रहा है, उसकी स्पीड क्या है, ध्वनि के चाल की 2 गुनी है। 2 मैक मतलब क्या हो गया, ध्वनि के चाल की 2 गुनी। अगर कहा जाए 3 मैक है, इट मींस स्पीड ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इज थ्राइस ऑफ द स्पीड ऑफ साउंड इन सेम मीडियम, यानी उसी माध्यम में उस ऑब्जेक्ट की चाल ध्वनि के चाल से कितना है, 3 गुना है। ठीक है, अब लेखनी मत उठाइएगा, ध्यान रखिएगा अगले 2-3 मिनट बस। हिंदी में लिखना होगा तो जब लिखेंगे तब के लिए। ठीक, केस बना रहा हूं, ध्यान समझिएगा। केस 1, पहला केस, अच्छा स्पीड तो लिख ही दिया है, लेस देन 1 मैक पूरा। अब पढ़ते समय आप पढ़ेंगे, इफ स्पीड ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज लेस देन 1 मैक, यदि किसी पिंड की चाल जो होती है 1 मैक से कम होती है, यदि किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड जो है 1 मैक से कम होती है, तो उस स्पीड को कैसे क्लासिफाइड करते हैं, उस स्पीड को क्लासिफाई करते हैं ध्यान रखिए, टेक्नोलॉजी पोर्शन में आएगा तो फिर दोबारा नहीं बताऊंगा, ध्यान रखिएगा, एक बार मैं कह दूंगा वहीं पे कि मैंने पीछे बताया हुआ है।
तो अगर किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड जो होती है लेस देन 1 मैक होती है, तो उस स्पीड को क्या कहते हैं? सब सोनिक स्पीड कहते हैं। अगर केस दूसरा केस बना, किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड 1 मैक हो जाए, किसी पिंड की चाल क्या हो जाए? 1 मैक हो जाए, तो उस स्पीड को क्या कहते हैं? उस स्पीड को कहते हैं सोनिक स्पीड। आगे आगे मत बोलिए, मैं पूछ नहीं रहा हूं। ध्वनिक चाल। तो स्पीड अगर 1 मैक हो जाए तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सोनिक स्पीड। ध्वनिक चाल, ध्वनिक चाल मतलब ध्वनि के चाल के बराबर की चाल। उपध्वनिक चाल मतलब होता है ध्वनि के चाल के कम की चाल। यानी ध्वनि की जो चाल है उससे उससे क्या है? आपकी चाल या उस ऑब्जेक्ट की चाल क्या है? कम है, तो उसे कहेंगे उपध्वनिक। उसकी चाल के बराबर की चाल है तो उसे कहेंगे, सोइए नहीं, 5 मिनट समझाने लगो तो सो जाओगे। बिटवीन 1 to 5 मैक, यानी कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की चाल 1 मैक से अधिक और कहां तक हो? 5 मैक तक हो, तो 1 से 5 मैक के बीच हो तो उसे कहते हैं ऐसी चाल को कहते हैं सुपरसोनिक स्पीड, पराध्वनिक चाल। तो ध्यान रखिएगा, लेस देन 1 सबसोनिक, 1 सोनिक, 1 to 5 सुपरसोनिक। अगला केस बना रहा हूं, मोर देन 5 मैक। तो ये कौन सी चाल हो गई? ये चाल हो गई सुपर से ऊपर की चाल। होता है ना, डायलॉग सुने ना, सुपर से ऊपर। तो ये सुपर से ऊपर की चाल हो गई। ये क्या हो गई? हाइपरसोनिक चाल। हिंदी में कहते हैं अति पराध्वनिक चाल। ठीक, अब सुन लीजिए, समझ लीजिएगा। जो हमारे एविएशन प्लेन्स है, एविएशन प्लेन मतलब जिसमें हम आप बैठ के चलते हैं, वो सारे एविएशन प्लेन्स जो होते हैं वो सब सोनिक स्पीड पे चलते हैं। यानी पहले केस पे, यानी उसकी चाल जो होती है वो लेस देन 1 मैक होती है। जो एडवांस फाइटर प्लेन्स या फाइटर प्लेन्स नॉर्मली सोनिक स्पीड पे चलते हैं। अब देखिए बुकलेट या कोई एनसीईआरटी पढ़िएगा, जब सोनिक स्पीड पे कोई ऑब्जेक्ट चलता है तो अपने पीछे, या सोनिक स्पीड या उससे अधिक की स्पीड में जब चलता है तो अपने पीछे एक सोनिक बूम क्रिएट करता है, एक निर्वात टाइप क्रिएट करता है, और उस बूम में अगर कोई चीज फंसी तो वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। इसीलिए जब फाइटर प्लेन्स वगैरह चलते हैं तो उनको उस एरिया से गुजारा जाता है जहां आबादी न हो, बड़ी बड़ी इमारत न हो। क्योंकि अगर वो उधर से गए और सोनिक बूम में, वो मल्टी स्टोरी 100 मंजिला इमारत है और उस क्या है, फाइटर प्लेन के सोनिक बूम में फंसा वो, तो कोलैप्स कर जाएगी, बिल्डिंग गिर जाएगी। तो पीछे का हुआ है निर्वात वाला क्षेत्र, जो क्या है, सोनिक स्पीड या उससे अधिक की स्पीड पे चलने वाला कोई भी ऑब्जेक्ट अपने पीछे क्रिएट करता है उसे कहते हैं सोनिक बूम। अब हिंदी में क्या कहते हैं, आप देख लीजिएगा नेट पे, या आप अपनी बुकलेट खोलिएगा या एनसीईआरटी खोलिएगा, उसमें होगा। जो अत्याधुनिक फाइटर प्लेन्स हैं जिसे हम आप नहीं उड़ाते हैं, जो अभी क्या है, सैटेलाइट से चलता है, जिसे आप कहते हो ड्रोन, यूएवीज, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स या अनमैन्ड कॉम्बैक्ट व्हीकल्स, लड़ाकू विमान है, तो वो सब चलते हैं सुपरसोनिक स्पीड पे। कोई भी प्लेन अभी तक ऐसा डिजाइन नहीं हुआ है जो हाइपरसोनिक स्पीड पे चले। किसी भी देश, हम अपने देश की बात नहीं कर रहे हैं, किसी भी देश का। तो हाइपरसोनिक स्पीड पे चलती क्या है? हाइपरसोनिक स्पीड पे चलता है रॉकेट, जो ऊपर सैटेलाइट लॉन्च करने जाता है। हाइपरसोनिक स्पीड पे चलती है आईसीबीएम्स। आईसीबीएम मतलब होता है, जो पढ़ चुके हैं, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स।
जो एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल। अब अलग बात हो गई कि फिर बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है, जो नहीं पढ़े हैं वो कोई बात नहीं है, आगे आप पढ़ोगे, जो पढ़ चुके हो उसको बातें आप क्या कर लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। यानी जो मिसाइल्स होती हैं, आईसीबीएम्स होती हैं, या जो रॉकेट्स होते हैं, वो किस पे चलते हैं, अति पराध्वनिक चाल पे चलते हैं, हाइपरसोनिक स्पीड पे चलते हैं। इतना उतार लीजिए अब फटाफट।